हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी आपसे मुखातिब हूँ नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है तलाश खुशी की। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी खुशी की तलाश करते रहते हैं, लेकिन हमारी ये तलाश कभी पूरी नहीं होती। मगर अगर हम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे तो शायद हमें इस तलाश की जरूरत ही ना पड़े। इसी तथ्य से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत है तलाश खुशी की। प्रस्तुत करती हूँ। पारुल ने पूरी जिंदगी व्यस्तता में बिताई थी। ये तो नहीं कह सकती कि उसे खुशियां नहीं मिली, मगर वो खुशियां न तो स्थायी थी और न उसके हिस्से की थी। उसने शादी नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि कोई कोमल भावनाएं उसके हृदय में पनपी ही नहीं थी, मगर परवान नहीं चढ़ी थी। कॉलेज में उसके पीछे की सीट पर बैठने वाले शिवेंद्र की तरफ उसका आकर्षण था। शिवेंद्र बहुत गंभीर रहा करता था। उसकी गंभीरता देखकर पारुल का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हुआ था, पर बातचीत कभी नहीं हुई थी। वो भी पारुल को कभी कभी बड़ी शर्माई निगाहों से देख लेता था, मगर कभी भी कुछ कहा नहीं था। पारुल एक बड़े व रसूखदार परिवार की बेटी थी। ये बात उस छोटे से कस्बे में सभी जानते थे। दूसरी बात यह भी थी कि कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत ही सख्त मिजाज के थे और सजा देने के मामले में तो रियायत करना वो जानते ही नहीं थे। अनुशासन तो उनका ऐसा था कि कोई भी उनसे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता था। जब वो साइकिल पर चलते थे तो कॉलेज के सड़क पर उनके पीछे पीछे साइकिलों की लाइन लग जाया करती थी। कोई भी साइकिल उनको पार करके आगे नहीं जा सकती थी। अनुशासन की बात जो थी, पारुल ने उनकी सजा का तरीका देखा था और अंदर तक कांप गई थी। एक लड़के ने लड़की को फिल्मी गाना गाकर छेड़ दिया था। शिकायत पहुंची थी और कुछ घंटों बाद चपरासी रजिस्टर लेकर क्लास दर क्लास पहुंच गया था। सूचना थी कि कॉलेज परिसर के बड़े मैदान में सभी छात्र व छात्राएं सुबह 11 बजे एकत्रित हो जाएं। छात्र शिव प्रताप की पब्लिक केनिंग होगी। सब समय पर पहुंच गए थे। छात्र शिव प्रताप के हाथ धुलवाए गए थे कि अगर कुछ लगा रखा हो तो धुल जाए। प्रिंसिपल साहब का बेत तेल में भिगो कर रखा गया था। शिव प्रताप के हाथ पीछे से चपरासी ने पकड़ रखे थे और प्रिंसिपल साहब के बेत की आवाज पूरे परिसर में गूंज रही थी। बहुत से छात्र छात्राओं ने नजरें हटा ली थी। को एजुकेशन होने के बाद भी छात्र ऐसी सजा से डरते थे, इसलिए छेड़छाड़ बहुत कम हुआ करती थी। पारुल ने 8-10 ऐसी सजा के दृश्य अपनी आंखों से देखे थे। अधिकतर सजाएं प्रेम पत्र पकड़े जाने पर मिलती थी। ऐसे कॉलेज में शिवेंद्र का चुप रहना अत्यंत स्वाभाविक था। कॉलेज में फेयरवेल होना था। 12वीं क्लास के छात्रों को 11वीं क्लास के छात्रों ने विदाई पार्टी देनी थी। भाषण हुए, नाश्ता हुआ, फोटो सेशन किए गए।
और अंत में सब अपने अपने अंतस में उदासी छुपाकर अपने अपने घर चल दिए। पारुल भी पैदल ही घर आती थी। वो पूरे क्लास में लड़कियों में अकेली थी, इसलिए साथ में कोई सहेली भी नहीं थी। अचानक शिवेंद्र उसे साइकिल से क्रॉस करता हुआ आगे गया। वो कुछ दूर जाकर सड़क पर एक कागज रखकर आगे बढ़ गया था। वो एक गली में मुड़ गया था और सड़क सुनसान थी। पारुल अंदर तक कांप गई थी। उम्र का तकाजा था कि कागज रूपी उस पत्र को उठा लिया जाए और पढ़कर देखा जाए कि प्रेम पत्र कैसे होते हैं। मगर अगले ही पल हिम्मत जवाब दे गई थी और वो आगे बढ़ गई थी। कुछ दूर जाकर उसने मुड़कर देखा था तो शिवेंद्र गली से वापस आकर पत्र उठा रहा था। इस तरह इस प्रेम कल्पना का पटाक्षेप हो गया था, क्योंकि उसके बाद फिर वो तथा शिवेंद्र कभी मिले ही नहीं। उसे हंसी आ गई थी कि आज अगर शिवेंद्र उसे मिल भी जाए तो उसे पहचानना मुश्किल है। कॉलेज से निकलने के बाद उसने लॉ ज्वाइन कर लिया था। इस बीच शादी के लिए घर वालों ने कई जगह बात चलाई थी, मगर बात बनी नहीं। कारण शायद उसका सांवला रंग वो अति सामान्य नए नक्श थे। घर वाले अपने स्टेटस के हिसाब से रिश्ता ढूंढते थे और सामने वाला पक्ष अति सुंदर वधू चाहता था। हर बार मामला अटक जाता था। एक बार मुश्किल से एक जगह बात बनी थी। लड़का भी वकील था, वो घर वाले समृद्ध। मुझे देखने आए थे। परंपरागत तरीके से पारुल को दिखाया गया था। लड़के की मां ने रामायण पढ़वाने से लेकर किचन के सारे डिटेल्स उससे पूछ डाले थे। इसके बाद उसे चलवा कर भी देखा गया था। लड़के ने पारुल से अलग से बात करने की अनुमति मांगी थी। पारुल और वो पीछे बगीचे में चले गए थे। लड़के ने बैठते ही कहा था, देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम में और आप में बहुत ज्यादा अंतर है। जमीन आसमान का अंतर कह लीजिए। फिर भी मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। बस शर्त एक ही है कि जितनी रकम दहेज के लिए तय हुई है उसमें 2 लाख रुपए और जोड़ दीजिए। आखिर पूरी जिंदगी आपको समाज में साथ में लेकर चलूंगा ना। मैंने उससे आंख मिलाकर बात करते हुए कहा था, यानी आपको क्षतिपूर्ति चाहिए। कल जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी और ज्यादा भद्दी दिखने लगूंगी तो फिर आप एक नई राशि की मांग करेंगे। गुड बाय मिस्टर एडवोकेट, अपने लिए और कोई बैंक तलाश कर लीजिए। कहकर पारुल अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद भाभी वो मां पारुल के कमरे में आई थी। कारण पूछा था। पारुल ने सीधे व सपाट लहजे में कह दिया था कि उसे शादी नहीं करनी है और वो कहीं भी बात न चलाए। मां बड़बड़ाती हुई चली गई थी। ऐसा कहीं होता है? लोग क्या कहेंगे? आखिर इसी समाज में रहना है ना, इन्हीं लोगों के बीच। और फिर हमारे बाद क्या होगा, सोचा है कभी? बस कह दिया शादी नहीं करनी है। मुझे कोई भी दुख नहीं था।
मैं निर्विकार रूप से अपने काम कर रही थी। भाभी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि अतिरिक्त रुपए दे दिए जाते, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने बहुत तटस्थ होकर कहा था, भाभी मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझे क्षतिपूर्ति के साथ स्वीकारा जाता। और उसके बाद की स्थिति की आप कल्पना कर सकती हैं कि उनके परिवार में हम पति पत्नी के बीच मेरा क्या स्थान होता। कुल मिलाकर ये परिवार मेरे लिए नर्क बन जाता, जिसने शादी के पहले ही मुझे मेरी जगह बता दी। वो शादी के बाद अपनी जिंदगी में मुझे क्या जगह देता। भाभी, अब इस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे। मेरा फैसला सबको सुना दीजिए। कुछ दिन तक परिवार का माहौल बड़ा गमगीन था, पर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लग गया था। इधर मेरा लॉ कंप्लीट हो गया था। मैंने प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस भी ले लिया था। पहले दिन जब काला कोट पहनकर कोर्ट गई थी तो आत्मविश्वास से लबरेज थी। सभी वकीलों से मिली थी। सबने सहयोग देने का वायदा किया था। एक वायदा मैंने भी अपने आप से किया था कि किसी को सताकर पैसा नहीं लेना है। उद्देश्य मदद व न्याय दिलाना होगा, न कि ज्यादा कमाई करना। घर की कोई जिम्मेदारी मुझ पर नहीं थी। पढ़ाई करने व पेशे को गंभीरता से लेने के कारण लोग मुझे जानने लगे थे, साथ ही मेरे काम को भी। कुछ वकील गरीब क्लाइंट्स को मेरे पास मजाक में भेज दिया करते थे कि मैडम बिना पैसे के काम कर देंगी, और मैं सचमुच ऐसा ही करती थी। ऐसे मौकों पर पक्षकार के चेहरे की चमक, वो आंखों से छलकी खुशी मुझे बड़ा सुकून देती थी। ऐसा लगता था मेरी तलाश धीरे धीरे पूरी हो रही है। कुछ दिन बाद बाबूजी गंभीर रूप से बीमार हुए और व्यवस्थित इलाज के बाद भी हमें 3-4 दिन में छोड़कर चले गए थे। उनका कमरा क्या, पूरा घर साए साए करने लगा था। मां तो बस एक मूर्ति बनकर रह गई थी। चुपचाप शून्य में निहारा करती थी। मैं पास में जाकर बैठती थी तो बस मुझे अपलक निहारा करती थी। 6 महीने भी नहीं बीते थे कि एक रात मां बस सोती की सोती ही रह गई थी। मेरे मन का शून्य कुछ और बड़ा हो गया था। मां की बरसी के बाद मैंने एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया था। भतीजे बड़े हो रहे थे, कल को उनकी पत्नियां भी आएंगी, सोचकर मैं उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। आना जाना चलता रहता था। ईश्वर की कृपा से अदालतें भी मेरे काम को इज्जत की निगाह से देखती थी। मुझे लगता था कि जिस खुशी व सुकून की तलाश मुझे थी, उसे मैं पाने की कोशिश कर रही हूं। हर 6 माह में 1 महीने की छुट्टी करके प्रकृति के बीच अपना सिर छुपाकर सोती थी। नदी के किनारे घंटों पानी में पैर डालकर बैठा करती थी। आकाश और चांद को घंटों तक निहारा करती थी। इन सब से मुझे बड़ा सुकून मिलता था। प्रकरण की तारीखें पहले से ही मैं मैनेज कर लेती थी। बाकी काम मुंशी देख लेता था।
बद्रीनाथ में पहाड़ों के नीचे बर्फ के बीच घंटों बैठी रहती थी। आकाश से बातें करना, तारों से, चांद से बातें करना, पेड़ों की हरियाली में अपने आप को गुमसुम कर लेना, ऐसा लगता था जैसे मैं इन्हीं के लिए बनी हूं। हरी हरी प्रकृति मेरी सहेली बन जाती थी। मुझे तो खुशियों का समंदर मिल गया। कौन कहता है जहां में खुशियां नहीं है? मुझे तो खुशियां ही खुशियां मिल गई हैं और मैंने उन्हें समेट लिया है। खुशियां बिखरी हैं, उन्हें हमें समेटना पड़ता है और बहुत ज्यादा खुशी की ख्वाहिश तो हम कर ही नहीं सकते। नमस्कार।